जी हाँ दोस्तों, जो हिस्ट्री का बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि नव उपनिवेशवाद की अवधारणा की विवेचना कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष पर संक्षिप्त निबंध लिखे हैं, नारीवादी आंदोलन के उदय विकास, समकालीन विश्व में सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी विकास का विस्तृत वर्णन करें। ये सभी का मैं आपको ऐसा मेन पॉइंट दे दूंगा ना दोस्तों कि एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिख करके आओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर हम कंप्लीट करेंगे और आपको हम बताते हुए भी बहुत ही आसान तरीका से चलते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, नव उपनिवेशवाद की अवधारणा की विवेचना करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सीधी मतलब है बिना सेना भेजे, बिना सीधे कब्जा किए, बिना किसी दूसरे देश को मतलब किसी दूसरे देश को क्या करना, अपने इशारों पर नचाना। मतलब देखिए, एक होता है दोस्तों कि किसी देश पर हमला करके, ठीक है, बंदूकें चला करके, हथियारें छोड़ करके ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। ठीक है, और एक होता है दोस्तों किसी भी देश को फुसला करके, ठीक है, चाहे तो उस पर कोई कब्जा करके उसको अपने इशारा से नचाना। मतलब हम जैसे बोलेंगे वैसे वो सुनेंगे। हम बोलेंगे हमको सस्ती कीमत पर यहाँ का फसल दे दो, तो ये सरकार यहाँ से सस्ती कीमत पर फसल दे देगी। ठीक है, हम बोलेंगे कि हमको तो आपके लोगों की ज़रूरत है, तो ये लोग भेज देंगे। मतलब जैसे बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे, तो उसी को बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। तो इसका मतलब क्या होता है कि बिना सेना भेजे, ऐसा नहीं कि हम सेना भेजेंगे, डराएंगे, युद्ध में हराएंगे तब वो हमारा बात मानेगा, नहीं। बिना सेना भेजे, बिना सीधे कब्जा किए हुए किसी दूसरे देश को अपने इशारा पर नचाना। और ऐसा कब होता है पता, मान लो कि कोई गरीब देश है, कोई अमीर देश है, तो अमीर देश इसको कर्ज के रूप में पैसा वगैरह देता है और बाद में ये पैसा नहीं लौटा पाता, जिसकी वजह से इसका सारे बातों को मानना पड़ता है, इसी के इशारा पर नाचना पड़ता है। इसी को कहते हैं कि बिना युद्ध किए हुए उनके हर एक इशारा को मानना, उनके हर एक बातों को मानना। नेक्स्ट है कि पुराने ज़माने में उपनिवेशवाद का दौरान, देखो पुराने समय में उपनिवेशवाद कैसे होता था। अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया था, लड़ाई भी लड़े थे, ठीक है, अपनी सरकार भी बनाई थी। अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, कब्जा किए, अपने सरकार भी बनाए, हमें गुलाम बना लिया था। ठीक है, तो इसको उपनिवेशवाद नहीं कहते हैं। लेकिन आज के दौर में कोई भी देश किसी दूसरे पर सीधे सेना कब्जा नहीं करती है। पहले क्या किए थे, अंग्रेज यहाँ आके कब्जा किए, फिर अपना सरकार बनाए, तो उस समय का उपनिवेशवाद एक अलग था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि कोई भी देश दूसरे देश पर सीधा सेना नहीं भेजती है, सीधे लड़ाई नहीं लड़ती है, सीधे कब्जा नहीं करती है। इसके बजाय क्या करती है, जो अमीर और ताकतवर देश होता है ना, वो गरीब देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, यानी अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पैसा उनको देती है, कर्ज देती है, वहाँ से व्यापार करती है और संस्कृति का इस्तेमाल करती है। मतलब जो बड़े ताकतवर देश जो रीति रिवाज को चला रहे हैं, वही रीति रिवाज छोटे देश में चलाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से छोटे देश बड़े देश के गुलाम बन जाते हैं और बड़े देश के इशारों पर नाचते हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद कहते हैं। नव उपनिवेशवाद की अवधारणा को देखते हैं दोस्तों, तो ताकतवर देश या तो फिर बहुत ही बड़ी कंपनियां किसी देश को गुलाम बनाने के लिए बंदूक की जगह इन 4 हथियारों का इस्तेमाल करती है। देखो, नव उपनिवेशवाद में क्या होता है, क्या बंदूक का प्रयोग किया जाता, नहीं। दूसरे देश को अपने अंदर करने के लिए बंदूक या हथियार की या युद्ध की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ता है। से देखो, सबसे पहले कर्ज का जाल। बड़े जो देश होते हैं ना, वो छोटे देशों को क्या करते हैं, बहुत ही अधिक कर्ज दे देते हैं कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तुम लो। और जो गरीब बेचारे कर्ज वाले देश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़े देश से कर्ज ले लेते हैं और अंतिम समय में आते आते इतना बड़ा बोझ हो जाता है कर्ज का कि वो लौटा नहीं पाते हैं। उसके बदले वो बड़े देशों के इशारे पर नाचते हैं और जैसे जैसे बड़े देश बोलते हैं वैसे वैसे छोटे देश करते जाते हैं। यही सब चीज़ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट दे दिया है, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, 5-6 लाइन जितना आप कर पाओगे, और इसी से आंसर आपको बड़ा करना है। नेक्स्ट है सस्ते कीमतों पर खरीदी। अब देखो, जो गरीब देश होता है और एक जो अमीर देश होता है, तो अमीर देश क्या करता है, गरीब देशों पर अपना कब्जा नियंत्रित किया रहता है और वहाँ से सस्ती कीमत पर क्या करते हैं, हर एक चीज़ों को, कच्चे फसल को और जो भी वहाँ पर संसाधन होता है गरीब देश में, ठीक है, वहाँ से हर एक संसाधन को, हर एक चीज़ों को सस्ती कीमत पर लेकर के वो अपने देश लाते हैं और अपने फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे गरीब देश क्या करती है, सस्ते कीमत पर अमीरों देशों में सामान को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनियां, की बहुत ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्या है कंपनियां हैं, वो गरीबों देशों में क्या करती है, स्थापित कर दिया जाता है। जो अमीर देश है उसकी कंपनी गरीब देश में जाकर के क्या करते हैं, अपना कंपनी बैठाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ना, जो कच्चे माल होते हैं ना, वो गरीब देशों से सस्ते कीमत पर ला करके अपने देश में कंपनियों के पास लाते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं और गरीब देशों से एकदम बिल्कुल सस्ते कीमत पर सामान को लाते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है।
संस्कृति थोपना, जो अमीर देश होता है ना वो अपना संस्कृति गरीब देश में थोपते हैं, यानी कि जैसा पहनावा ओढ़ावा खान पान अमीर देश का है सेम वैसा ही वो गरीब देशों पर भी लागू करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जैसा ही वो क्या करे, संस्कृति रीति रिवाज का पालन करे और आने वाला समय में वो धीरे धीरे हमारे अंदर ही क्या हो जाए, मिल जाए। नेक्स्ट है कठपुतली सरकार। देखो जो छोटे सरकार है यानी कि छोटे गरीब देश के सरकार है, एक बड़े देश की सरकार, तो इसके इशारे पर छोटे जो देश की सरकार है वो नाचेगी, यानी बड़े देश वाले जैसे बोलेंगे वैसे ही छोटे देश के सरकार को करना पड़ेगा। तो छोटे देश की जो सरकार होती है उसको कठपुतली कहा जाता है। जब कोई सरकार किसी के इशारे पर काम करती है, सारा जैसे बड़े देश कहेंगे वैसे ही करती है छोटे देश, तो हम बोलेंगे ये कठपुतली सरकार है। कठपुतली सरकार क्या करती है, जैसे बड़े देश बोलेंगे वैसे ही वो करते हैं। ठीक है, उनके इशारों पर ही ये क्या करते हैं, नाचते हैं। जैसे जैसे बड़े देश की सरकार इशारा करते हैं वैसे ही छोटे देश की सरकार करते जाती है पीछे से। सैन्य संगठन, जो बड़े बड़े अमीर देश हैं, ताकतवर देश हैं, वो क्या करते हैं, अपने तरह तरह का सेनाओं का संगठन बनाते हैं। इससे छोटे देश क्या हो जाते हैं, बेचारा डर जाते हैं और जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे ये करते जाते हैं। तो इसी पॉइंट्स को आपको बड़ा करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष पर एक निबंध लिखें। ये बात है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का, और वहाँ पर एक रंगभेद का नीति चल रहा था, यानी कि रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जो काले लोग थे उसको छूना, उसके साथ बैठना, खाना पीना मना था, लेकिन जो गोरे लोग थे वो सब जगह घूम सकते थे, इसको पूरी आज़ादी मिला हुआ था। लेकिन काले लोगों को आज़ादी नहीं मिला हुआ था। मान लो कि ये दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, और यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक काले लोग हैं और कुछ गोरे भी लोग हैं। ऐसा बात तो है नहीं, कुछ काले लोग भी हैं और कुछ गोरे लोग भी हैं। लेकिन जो बाहर से यहाँ पर कब्जा करने वाले लोग आए थे वो सब के सब गोरे थे, तो वही लोगों का आज़ादी सब कुछ था। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका में काले लोग थे उसको तो कोई आज़ादी नहीं था, हमेशा उन लोग के साथ काला कर करके दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका में कुछ लोग गोरे भी थे ना, उसको भी काले ही माने जाते थे और उसको भी वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसे काले लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। तो देखो रंगभेद का सीधा सीधी मतलब है चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि हमारा अगर चमड़ी काला है तो हमको काला घोषित कर दिया जाता है, अगर हम गोरे हैं तो हमको गोरा क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में, ये कहाँ का बात है, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज जो लोग थे ना वो राज करते थे, और उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि जिसके तहत देश को असली निवासी जो काले लोग थे और बाकी गैर गोरे लोग को इंसानी अधिकार नहीं था। मतलब देखो वहाँ पर जितने भी सारे दक्षिण अफ्रीका में काले लोग थे सो, और जो गैर गोरे लोग थे यानी कि बाहर से जो गोरे लोग आए हुए थे वो दोनों को कम ही अधिकार दिया गया था। बाकी जो अंग्रेज लोग आए थे ना, गोरे लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त था। ठीक है, आगे देखो अश्वेत लोगों पर पाबंदी। अश्वेत मतलब हो गया दोस्तों वही जिसको छूने से लोग डरते थे, यानी कि काले लोग। अश्वेत मतलब हो गया काले लोग। तो अश्वेत लोग जो काले लोग थे ना उस पर क्या क्या चीज़ों का पाबंदी करके रखे थे कि कौन सा क्षेत्र में नहीं जाना है, क्या काम तुम लोग को नहीं करना है, तुम लोग काले हैं, जो सामान छुएगा वो काले हो जाएगा, यानी काले लोगों पर क्या क्या पाबंदी किया गया था। तो इन कानूनों के कारण अश्वेत लोगों के जीवन पर कई पाबंदियाँ थी। जो ये रंगभेद का नीति चलाया गया था ना, इसके कारण काले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी किया गया था। रहने और घूमने पर रोक, यानी जो अश्वेत लोग थे, काले लोग नहीं आपको बोलना है यहाँ पर, ठीक है, अश्वेत लोग बोलना है। जो अश्वेत लोग थे ना उसको रहने के लिए और घूमने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर रोक लगा दिया गया था। उनका एक सीमित क्षेत्र होता था, उसी क्षेत्र के अंदर उन लोगों को रहना पड़ता था, और जहाँ मर्जी वहाँ वो लोग नहीं घूम सकते थे। उसको घूमने की आज़ादी नहीं था। अगर वो घूमते पकड़ा भी जाते थे तो उसको जेल की सज़ा काटना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सुविधाओं में भेदभाव। अगर कहीं भी कोई सुविधा है जैसे रेल में जाना, ट्रेन में यात्रा करना, तो उसके लिए काले जो अश्वेत लोग हैं ना उसके लिए अलग की व्यवस्था किया गया था, और जो गोरे लोग होते थे उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाता था। कोई भी होटल हो, ट्रेन हो या बस हो, कहीं भी कोई जगह हो, कोई भी सुविधा वाला जगह हो, ठीक है, वहाँ पर काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया गया था और गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया जाता था। ठीक है, ऐसा था हमारा दक्षिण अफ्रीका में सिस्टम। उसके वोट देने का अधिकार भी नहीं था। जो काले अश्वेत लोग थे ना उसको जब सरकार बनाई जाती थी तो उस समय वोट देने का अधिकार भी नहीं होता था। वोट केवल वही सब दे सकते थे जो बाहर से अंग्रेज आए थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर इन लोगों को वोट देने का अधिकार दे देंगे तो सबसे पहले ये लोग हमको हराएंगे। इसलिए जो उधर से लोग आए थे सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। अब जो उधर से आए तो वो तो चाहेंगे कि हम उधर वाले ही लोगों को वोट दें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक इसका राजपाट चलते रहेगा, ऐसा उन लोगों का सोचना था।
पास रखना जरूरी था। देखो अगर मान लो कि ये गोरे लोगों का क्षेत्र है और ये काले लोगों का क्षेत्र है, अगर बाय द वे कोई अगर ऐसा कोई जरूरी काम ही पड़ गया जो काले लोगों ने अश्वेत लोगों को जरूरी पड़ जाए गोरे लोगों के क्षेत्र में जाना, तो इसके लिए उन लोगों को पास बनाना पड़ता था। जैसे हम लोग दूसरे देश जाते थे कैसे पास बनाते हैं, वैसा कि कितने टाइम के लिए आपको जाना है गोरे के क्षेत्रों में और कितना समय रहना है और किस काम से जाना है। ठीक है, ये सब सोचो जरा, रंगों के आधार पर जाना आना पाबंदी लगाया जा रहा था वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वहीं पर दक्षिण अफ्रीका का एक हमारे बहुत ही अच्छे नेता का आगमन होता है, नेल्सन मंडेला। ये भी दक्षिण अफ्रीका की काले लोग में आते थे। तो ये जब गैर अन्याय होने लगा ना, जब ढेर सहनीय इन लोग सहन नहीं कर पाने लगे ना, तो नेल्सन मंडेला ही हमारे महात्मा गांधी जी के जैसे सामने आते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। तो आप देखते हैं लड़ाई किसका, नेल्सन मंडेला का। इस अन्याय के खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया। इस लड़ाई के सबसे बड़ा नेता कौन थे, नेल्सन मंडेला। वे भारत के महात्मा गांधी के विचारों को मानते थे और इन्हीं से बहुत कुछ सीखते थे और शांति से अपनी बात रखना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन वहाँ की सरकार ने उन्हें रोकने के लिए जेल में भी डाल दिया कि तुम बहुत आगे बढ़ रहा हो, इसको जेल में डालो। मंडेला जी ने, जो नेल्सन मंडेला जी थे, जिसको एक काले लोगों में ही आते थे और काले लोगों की भलाई कर रहे थे, 27 साल तक इसको जेल में रहना पड़ा। ठीक है, उन्होंने लेकिन हार नहीं माना। धीरे धीरे पूरे देश के लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए कि धीरे धीरे जो काले लोग के जितने भी सारे लोग थे ना, वो सारे इस आंदोलन में शामिल हुए और नेल्सन मंडेला को कदम से कदम मिलाकर के साथ लेना शुरू कर दिए। जब दुनिया के बाकी देशों को पता चला कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ काले और गोरे कर करके इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो सबने दक्षिण अफ्रीका का साथ छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका का साथ छोड़ दिया मतलब दक्षिण अफ्रीका में किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो जो भी देश बाहर से अंग्रेजों को जो सपोर्ट करते थे, दक्षिण अफ्रीका से जो सामान खरीदते थे, तो दक्षिण अफ्रीका से जब सामान खरीदते थे तो ये अंग्रेजों को नहीं फायदा होता था। तो बाहर के जितने भी सारे दुनिया के देश थे ना, सभी लोग ये कहा कि जो अंग्रेजों के द्वारा जितना भी सारा सामान बनाया जा रहा है ना दक्षिण अफ्रीका में, वो हम लोगों को नाता वहाँ से नहीं रखना, ना तो सामान खरीदना है। जब तक ये काले और गोरे का बीच में जो भेदभाव हो रहा है, जब तक इसको ख़त्म नहीं करते अंग्रेज, तब तक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो दक्षिण अफ्रीका में कोई भी सामान हम लोग को नहीं लेना। इसलिए दक्षिण अफ्रीका का साथ छोड़ दिया। अब ये नहीं समझना कि काले लोगों का साथ छोड़ दिया, अंग्रेजों का साथ सारा दुनिया ने छोड़ दिया। उसने व्यापार बंद कर दिया। जो बाहर के देश व्यापार करते थे अंग्रेजों के साथ, वो व्यापार करना छोड़ दिया। उनके साथ क्रिकेट खेलना भी बंद कर दिया। जो अंग्रेज लोग आए थे ना और यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, और भी अलग अलग देश आकर के यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलना भी बंद कर दिया। अब अंग्रेजों का जो नींव है, जड़ है ना, वो हिल गया। ठीक है, तो बाद में अंतिम आकर के फिर जो काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, चारों तरफ से घिरने के बाद, यानी अंग्रेज जो थे वो चारों तरफ से घिर गए थे, सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ के सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। और 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से बाहर निकाल दिया गया। 1994 में देश में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें सबको, काले को भी और गोरे दोनों को वोट देने का अधिकार मिला। नेल्सन मंडेला ने भारी वोट से जीता। सोच लो, जो काले लोगों के सपोर्ट में था नेल्सन मंडेला, भारी वोटों से जीता। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ बनते हैं ना, वैसे ही पहले वहाँ के शासन पाठ करने वाले राष्ट्रपति होते थे। तो ये काले लोग में से पहले राष्ट्रपति बने हमारा नेल्सन मंडेला। मंडेला जी ने राष्ट्रपति बनने के बाद गोरे से बदला नहीं लिया कि चलो गोरे लोगों ने हमारे ऊपर इतना भेदभाव किया तो हम गोरे लोगों से बदला लेंगे, नहीं, बल्कि सबको माफ़ कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब से इन देश में सब बराबर है, गोरे काले सब मिल करके रहेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी इसकी सोच थी। अब आगे देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन के उदय और विकास की विवेचना। नारीवाद आंदोलन क्या है, आखिर नारी लोग आंदोलन क्यों करते थे दोस्तों? ये चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि महिलाओं के साथ शुरुआत से ही भेदभाव होते आए। जितना पुरुषों का अधिकार उतना महिलाओं का अधिकार नहीं मिलता था, तो महिला पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए ही लड़ाई करते थे। तो महिलाओं की पूरी लड़ाई के बारे में इसमें आपको लिखना है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन का इतिहास महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, समान और आज़ादी दिलाने का संघर्ष है। यानी नारीवादी आंदोलन किस लिए है, ताकि पुरुषों के समान हमको बराबर अधिकार मिल जाए, उसके जैसा हम लोग को इज्जत मिले, आज़ादी मिले घूमने का, है ना। यह कोई एक दिन या एक साल का बदलाव नहीं है कि महिलाओं की स्थिति में जो इतना बदलाव आया ना, वो बहुत सालों से संघर्ष होते हुए आया है, बल्कि सदियों की लंबी लड़ाई है। ठीक है, आसान भाषा में अगर कहें तो दुनिया भर के विद्वान, जो दुनिया भर के जितने भी सारे विद्वान हैं ना, इस आंदोलन के विकास को 4 अलग अलग भागों में बांटा। यानी जो महिलाओं की लड़ाई हुआ है ना, वो लगभग 4 भागों में लड़ाई इसका हुआ है। ठीक है, पहला है वोट और कानून अधिकार की लड़ाई। सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था कानून में, और कानून में पुरुषों के समक्ष अधिकार नहीं था। तो पहला लड़ाई इन लोगों का ये था कि हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस शुरुआती दौर में महिलाओं की मांग बहुत ही बुनियादी थी। उस समय महिलाओं को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होता था,
कि कोई भी जगह ज़मीन ये रख सकते थे अपने नाम से, अपनी मर्जी से शादी, तलाक, ये सब कुछ भी इनको अधिकार नहीं था, ठीक है। और सबसे बढ़कर के इसको वोट देने का भी ये अधिकार नहीं था। इस लहर का सबसे बड़ा नतीजा यही हुआ कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी यह अधिकार फैला और वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिलने लगा। दूसरा है दोस्तों आज़ादी। अब वोट देने का अधिकार तो इन लोगों को मिल गया, लेकिन बाहर घूमने का आज़ादी नहीं मिला। पहली लहर में ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो दिया, लेकिन समाज की सोच नहीं बदली, यानी समाज का सोच वैसा ही रहा कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना है घूमने के लिए। महिलाएं अभी भी घर की चार दीवारी, रसोई और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित रह गई थी, ठीक है। और इनको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, ठीक है। कार्यस्थल पर पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता था। अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो जैसा पुरुष को वेतन मिल रहा है वैसा महिलाओं को इनको वेतन नहीं मिलता था। गर्भपात या प्रजनन का अधिकार, यानी कि यह तय करना कि महिलाओं को बच्चा कब करना, कितना चाहिए। देखो, यानी कि गर्भपात और प्रजनन, यानी कि महिलाओं को कितना बच्चा पैदा करना, कब बच्चा के लिए रोक लगा देना, ऐसा अधिकार महिलाओं के पास होना चाहिए, ना कि पुरुषों के पास होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसा महिलाओं का मांग था। घरेलू हिंसा, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून। अगर कोई घरेलू में हिंसा पत्नी को मारते हैं, ठीक है, या तो फिर कोई पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या अब तो फिर बलात्कार कर रहे हैं कोई महिलाओं या लड़कियों के साथ, उसके खिलाफ सख्त कानून हो, ऐसा महिलाओं की मांग था। महिलाओं ने बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर नौकरियां करना शुरू कर दिया, आंदोलन करने शुरू कर दिया, समाज में उनके पहनावे बदलने लगे, शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, करियर को लेकर के पुरानी सोच थोड़ा कमजोर हुई, यानी थोड़ा थोड़ा इन लोगों को अधिकार मिलने लगा, घर से बाहर निकलने लगे, पढ़ाई के लिए बाहर जाने लगे, नौकरी करने लगे, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारा समस्या बचा हुआ है। अलग अलग पहचान की लड़ाई, अब धीरे धीरे इन लोगों का अलग अलग और भी लड़ाई है। जैसे देखो, पिछले दोनों लहरों पर आरोप लगाए गए कि वे मुख्य रूप से अमीर, श्वेत और जो श्वेत है ना, यानी कि गोरे और मध्यम वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित थी। देखो, अब क्या था, अलग अलग पहचान की लड़ाई भी था। मान लो वोट देने का अधिकार मिल गया, थोड़ा सा लड़कियों को बाहर जाने का अधिकार मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा कमी था। अमीर जो लोग थे, श्वेत जो गोरे लोग थे, मध्यम वर्ग की महिलाएं की समस्या अभी भी क्या था, उनके ऊपर बना हुआ था। जो इस समस्या का निदान चाहिए था इन लोगों को, अभी भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो नीचे वर्ग के लोगों के ऊपर शोषित कर रहे हैं, ये भी समस्या को हटाया जाना चाहिए। रंग भेद, यानी रंगों के आधार पर भेद किया जाता था, वर्ग भेद, वर्गों के आधार पर भेद किया जाता था। अलग अलग संस्कृति की महिलाओं का आवाज़ को जगह मिली, ठीक है। अब जो रंग भेद की नीति था, वर्ग भेद की नीति थी, अलग अलग रीति रिवाज की जो संस्कृति की महिलाएं थी, जिनकी रीति रिवाज अलग था, ये सब महिलाओं को धीरे धीरे अधिकार मिलने लगे। डिजिटल क्रांति, अब धीरे धीरे डिजिटल क्रांति हुआ। डिजिटल क्रांति में महिलाओं को अधिकार थोड़ा और मिलने लगे। यह वह दौर है जिसमें हम आज जी रहे हैं, ठीक है। इस लहर की सबसे बड़ा ताकत है इंटरनेट और सोशल मीडिया। कार्यस्थल पर होने वाला यौन उत्पीड़न, जब महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है ना, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से वो वीडियो फैल जाता है, जिससे महिलाओं को क्या होता है, उसको अधिकार मिलता है, उसको न्याय मिलता है। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा धीरे धीरे बढ़ाया गया है। इंटरनेट पर महिलाओं को ट्रोल करना और उन्हें निशाना बनाना, इस पर भी सख्त कार्रवाई किया गया। अगर कोई इंटरनेट या मोबाइल पर महिलाओं को के साथ दुर्व्यवहार या गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसके प्रति कार्रवाई किया जा रहा है। आंदोलन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है, और अभी भी बहुत कुछ हद तक सुधार होना क्या है, बाकी है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में नारीवादी आंदोलन का विकास कैसे हुआ, यानी इन लोगों ने जो आंदोलन किया वो धीरे धीरे और तेज कैसे होते चल गया। चूँकि इन लोगों का कहना था कि समाज में सुधार हो, महिलाओं को जितना अधिकार मिल रहा है, ठीक है, उतना ही पुरुष को मिले, या तो फिर जितना पुरुष को अधिकार मिल रहा है उतना ही महिलाओं को भी अधिकार मिले। पुरुष को जिस प्रकार से स्वतंत्रता, आज़ादी है, शिक्षा की अधिकारी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, वैसा ही महिलाओं को भी क्या मिले, आज़ादी मिले। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग। जब हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ना, उस समय भी बहुत सारे महिलाओं ने अपने घर से बाहर निकले हथियार लेकर के, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। इससे भी इनका थोड़ा ताकत बढ़ा, हौसला बढ़ा, और ये अपने अधिकारों के लिए भी लड़ने लगे। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद का दौर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज़ादी से पहले, जब आज़ादी का बाद का दौर आया ना, उस समय भी महिलाएं अपने अधिकार के लिए तरह तरह के अधिकारों में, ठीक है, तरह तरह के आंदोलनों में शामिल हुए और ये अपना अधिकार को प्राप्त किए। नेक्स्ट चिपको आंदोलन। चिपको भी आंदोलन एक महिलाओं के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। जब पेड़ को काटा जा रहा था तो इन महिलाओं को पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव था, और पेड़ को जब काटा जा रहा था तो महिलाएं क्या करती थी, सीधे पेड़ से जाकर के चिपक जाती थी, ठीक है, जिसके वजह से पेड़ काटने से बच गया, जिसको हम लोग बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाएं धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं और इनके अंदर भी कोई भी चीज़ों को रोकने का
क्षमता धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगला एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है, ये क्वेश्चन कि समकालीन विश्व में सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी विकास का वर्णन करें। यानी कि समकालीन विश्व में, यानी अभी के समय में हमारा समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पहले की अपेक्षा अभी क्या क्या परिवर्तन हुआ है, और तकनीकी के मामले में क्या क्या विकास हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। हालांकि अगर आप यहाँ तक ही पढ़ लिए दोस्तों, तो आपके पास इतना सारा क्वेश्चन आएगा कि आप बना लोगे, क्योंकि 6 दिया रहता है, उनमें से कोई बोलता है 4 प्रश्नों का उत्तर दें, तो ऑप्शनल में और भी सारा क्वेश्चन रहता है, लेकिन जितना आपको जरूरी है बनाना उतना आपसे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।